हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा कैसे हैं? सब अच्छे हैं, मस्त हैं। तो स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। देखिए बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट एंड उच्च पादपों में श्वसन स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत परफेक्टली आपको अच्छे से बताया था कि डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन की परिभाषा क्या है। और फिर अपन ने बात की बेटा कि भोज्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ जो श्वसन में प्रयुक्त होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं और उनकी यूजिंग सीक्वेंस क्या है। अच्छा बेटा, फिर अपन ने वहाँ पर चर्चा की कि भाई टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन के प्रकार। तो वो आपने चर्चा की बेटा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्लावी श्वसन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के अपन ने अध्ययन किया। और फिर आपने बात की बेटा कि भाई कोशिका की आवश्यकता और ऑक्सीजन की उपलब्धता अनुपलब्धता के बेसिस पे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। यस बेटा। और वहां आपने एक बात कही थी बेटा कि यूजुअली आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट ही प्रयुक्त होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि कभी कभी पादप और जंतु सेल के लिए कुछ के लिए लिपिड, प्रोटीन और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक एसिड भी प्रयुक्त हो सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पहले कॉमन पाथ की बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को लेकर अपन बात देखिए कि सामान्य जो पथ होता है, कॉमन पाथ होता है, उसकी अपन बात करेंगे। यस। फिर अपन वो सारी बातें बताएंगे कि भाई जैसे आप फैट लेते हो, लिपिड लेते हो तो पाचन होता है लाइपेज से, तो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड बनता है, तो उनका किस स्टेप में एंट्री होती है वो भी अपन सारी बात बता देंगे। और प्रोटीन का पाचन होता है तो अमीनो अम्ल बनते हैं, वहां से अमोनिया निकल जाता है तो ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल बनते हैं, और वो कहाँ एंट्री होती है भी सारी बातें बता देंगे आपको। यस बेटा। तो देखिएगा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में बेटा सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो कॉमन पाथ होता है, कॉमन पाथ मतलब सामान्य पथ, और सामान्य पथ में इस श्वसन में कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं, क्या क्या चरण श्वसन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा कि सामान्य पथ में मैं यहां पे लिखूंगा कि रेस्पिरेशन में यानी श्वसन में जो चरण आते हैं वो ये हैं बेटा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर देखो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, यस बेटा। ये स्टेप फर्स्ट होता है। यस बेटा। और आप जानते हैं ये कहाँ संपन्न होगा, ये बताएंगे आपको साइटोसोल में, जैसे कोशिका द्रव्य में। खैर वो बता दूंगा मैं आगे। और फिर आप जानते हो, जैसे आप जानते हो बेटा कि जो सेकंड स्टेप यहां पर है, द्वितीय चरण, वो आपका होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन यानी बेटा लिंक अभिक्रिया। यस। और आप समझ सकते हैं कि जो थर्ड स्टेप होता है वो आपका होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र, ये पद होते हैं। और फिर आप जानते हो बेटा कि फाइनली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन उसमें पहले आप जानते हैं कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं अपन, कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्या होता है वो सारा बताऊंगा मैं आपको। और ये अपन बोले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी बेटा आप जानते हो कि ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। यस, क्लियर है बेटा। एटीपी निर्माण करते हैं। ये आपके क्या होते हैं कि श्वसन के पद हैं, चरण हैं कॉमन। यस बेटा। ऐसे नहीं, प्रत्येक पद में कई स्टेप्स होंगे, अपन बताएंगे, खैर वो तो है ना। तो देखो भाई यहाँ पर एक कॉमन आपको शो कर देता हूँ ग्लूकोज को लेकर, जैसे भाई अपन क्या क्या स्टेप्स अपन पढ़ेंगे। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए बेटा, आप अगर मान लो मैं यहां पे ले लेता हूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आप जानते हैं कि
शर्करा है कार्बोहाइड्रेट है, और मोनोसैकेराइड शर्करा है हेक्सोज। 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल आपने ले लिया ग्लूकोज। यस बेटा, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, ये देखो ग्लूकोज। यस, अब ध्यान दीजिएगा कि ये ग्लूकोज पहले स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ये ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, और ग्लाइकोलाइसिस में कई सारी आप जानते हैं कि स्टेप्स होंगी, लगभग 10 रेखीय अभिक्रियाएं आपकी होंगी, तो ग्लाइकोलाइसिस है ना। और ये आप जानते हो कि साइटोसोल यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होगा। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं ना, साइटोसोल जो तरल होता है और ऑर्गेनेलीज कोशिकांग, तो उनको आप साइटोसोल की बात कर लेंगे। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा किस में कन्वर्ट होगा बेटा, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड के 2 अणु बनेंगे, है ना। अणु कितने बनेंगे, 2, और ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन के 2 अणु बन जाएंगे पायरुविक एसिड। तो ये स्टेप मतलब जो पूरा पद क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। अब आप ध्यान दीजिएगा कि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो ये आपका जो स्टेप होगा ये बेटा आपका होगा लिंक रिएक्शन। क्या होगा बताओ, लिंक रिएक्शन। ये लिंक अभिक्रिया होगा, बात को समझ रहे हैं। और फिर तुम जानते हो कि फाइनली बेटा जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इससे आप जानते हैं कि क्या बन जाएंगे भाई, कार्बन CO2 के रूप में रिलीज हो जाता है ना, तो CO2 और H2। तो यहां जो तुम स्टेप लोगे उसको आप क्या कहोगे, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। अब सुनो बेटा, आपने क्या कहा था शुरू में कि श्वसन कोई एक पद या एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, एंजाइम के नियंत्रण में कई स्टेप्स संपन्न होते हैं। अच्छा, उस दौरान क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ब्रेकडाउन होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीकरण ही तो होता है ना। तो ऑक्सीकरण होता है, तो देखो बेटा मैं आपको एक चीज समझा दूं कि सामान्य अगर यूकेरियोटिक कोशिका में वायवीय श्वसन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोसोल में हो गया, और ये जो लिंक रिएक्शन और ये जो क्रेब साइकिल है, लिंक रिएक्शन और ये जो क्रेब साइकिल है ना, ये आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री, आपने अच्छे से पढ़ा है बेटा, कहाँ, सेल बायोलॉजी में। कि जैसे मान लो कि कोई भी सेल है, मान लो प्लांट सेल हो में सेल वाल है, बचा हुआ प्रोटोप्लास्ट, या एनिमल सेल तो सीधा आप जानते हो आउटर मोस्ट क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, और फिर आपका प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में एक तो न्यूक्लियस आ जाएगा और एक आपका जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में 2 ही तो चीज होती है, तरल साइटोसोल, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज यानी कोशिकांग, ये तो बातें होती है ना। यस बेटा, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन हो जाती है। अच्छा, जैसे यहां पर आप जानते हो कि कोशिकांग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर भी आपने वहां पर अच्छे से पढ़ी है। यस बेटा, तो देखिए कि ये जो तरल है यहां पर आपका ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, और फिर अगर यूकेरियोटिक कोशिका है तो आगे के जो चरण हैं लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, वो आपके होंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में यहाँ पे, सही। और ये जो प्रोसेस आपने लिखा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये आपका होगा फिर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे। किस पे होगा बताओ, आंतरिक झिल्ली पे। ये सारी बातें खैर मैं आपको बताऊंगा। यस बेटा, तो देखिएगा कि मैं यहाँ आपकी चीजें क्लियर कर देता हूं कि भाई ये जब स्टेप्स होते हैं तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। भाई ऑक्सीकरण कैसे होता है कि ये जब प्रोसेसेस होती हैं तो आप समझ रहे हो बेटा कि भोज्य पदार्थों, ये आपको मैंने सॉरी यहाँ पर आपको बता दिया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी अधात्री। और सुनो, अगर बैक्टीरिया सेल होगी ना, बैक्टीरिया सेल, तो ये लिंक और क्रेब भी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होंगे, और फिर आगे जो चलेगी ना ETS बताऊंगा मैं, वो कहाँ होगा, मीजोसोम पे, और प्रोकैरियोट में, है ना, और यूकेरियोट में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। अब दिमाग लगाओ कि जब ये प्रोसेसेस होते हैं तो देखो यहाँ भोज्य पदार्थ का यानी क्रियाधार का ऑक्सीकरण होता है, तो क्रियाधार से तो हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। और इस श्वसन के प्रक्रम के अंदर एक आपका आएगा कोएंजाइम, कोएंजाइम फर्स्ट,
तो को एंजाइम फर्स्ट वहां पर होता है बेटा NAD। ये NAD को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, यूनिवर्सल कैटाबोलिक, यानी जब खंडन होने वाली प्रक्रिया कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान यूनिवर्सल कैटाबोलिक H2 एक्सेप्टर है ना बेटा, यानी सार्वभौमिक कैटाबोलिक H2 घ्राई, हाइड्रोजन का घ्राई। तो देखो जब किसी क्रियाधार का ऑक्सीकरण होगा, तो बात आप समझ गए, साइड में आप नोट भी कर लेना, मैं आगे करवा दूंगा। तो ध्यान से सुनो कि किसी भी क्रियाधार का जब ऑक्सीकरण होगा तो उस क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, है ना, वो अलग अलग स्टेप पे समझा दूंगा मैं। तो वो रिमूव होंगे तो उनको NAD लेगा, कौन लेगा, NAD, और NAD ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H+ में, सही। ये इस प्रक्रम के दौरान भी होंगे, और आप जानते हैं कि कन्वर्ट हो गया आपका NADH+H+, सही। और क्रेब साइकिल में तो बहुत सारे बनेंगे, ये आप जानते हैं कि ये H है ना, तो NADH और प्लस H+, समझे। और क्रेब साइकिल में तो आप जानते हैं कि क्या बनेगा, FADH2 बनेगा, यानी FADH प्लस H+। खैर इससे आप घबराना नहीं, ये मैं सारे स्टेप्स आपके दिमाग में एक सीक्वेंस डालने के लिए कर रहा हूँ, बाकी एक एक चीज पे आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं बता दूं क्या, ये जैसे मान लो कि यूकेरियोटिक कोशिका है और ये ग्लाइकोलाइसिस केवल साइटोसोल में हुआ है, तो ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आ जाएगा। बाकी लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल हुई कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। तो ये खूब सारे वहां पर NADH2 बन जाते हैं, NADH प्लस H+ NADH2 बन जाते हैं। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे इनका ऑक्सीकरण होता है, ये ब्रेक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले वाहक से फिर इलेक्ट्रॉन वाहकों में गुजरता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा, है ना। और फिर आप जानते हो कि प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है, फिर प्रोटॉन लास्ट प्रोटॉन को घ्राई कौन है, ऑक्सीजन है, उसको कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो फिर आप जानते हो कि मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो सारे NADH FADH2 इन सब का जब ऑक्सीकरण होगा, मैं आपको बताऊंगा, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन वहां माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के विभिन्न वाहकों में गुजरेंगी, है ना। तो वहां आप जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आप जानते हैं कि बेटा सारे ये जो सारे के सारे अपन बात रहे कि NADH, समझ रहे हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे, और वहां आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी तो फिर वहां देखना कि उस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, यानी एक तरफ तो मैट्रिक्स और एक तरफ जानते हो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये आंतरिक झिल्ली आपने अंतर्वलन बनाया था, अंतर्वलन, समझ गए, अंतर्वलन बनाया था। अब आपने अंतर्वलन बनाया था यहाँ पे ऐसे, तो आप समझ रहे हो कि यहाँ आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया, और फिर आप जानते हो कि यहाँ ये मैट्रिक्स में आपके लिंक और क्रेब हो गए, लिंक और क्रेब, सही। और फिर आप जानते हो बहुत सारे NADH FADH बन गए, तो यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ कॉम्प्लेक्सेज हैं, तो यहाँ पे वो वापस ब्रेक होंगे NADH2 NAD में, तो वो जो भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वाहकों में गुजरेंगे, और फिर आप जानते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जाएगा ऑक्सीजन पे जाएगा। उस दौरान ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो इसमें इस मैट्रिक्स में प्रोटॉन की प्रवणता हो जाएगी, प्रोटॉन की प्रवणता समझाएंगे आराम से। तो फिर आप जानते हो कि प्रोटॉन की प्रवणता हो जाएगी, तो फिर आप जानते हो कि किसका निर्माण होगा, उस प्रोटॉन प्रवणता से बाद में प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन प्रवणता, तो बाद में उस प्रोटॉन प्रवणता से आप जानते हैं ATPase के द्वारा, यानी पूरा आपका सिस्टम होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिर आप जानते हो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का। किसका होगा बताओ, ATP का। और फाइनल उद्देश्य क्या अपना, ATP बनाना ही है। बात को समझे बेटा। तो ऐसे मैंने आपको ये बता दिया, यस। हालांकि अब अपन एक एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहले अपन आपके सामने स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो देखो अब अपन श्वसन का पहला प्रक्रम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। और ग्लाइकोलाइसिस
में क्या तो यूज होता है, क्या बनता है, अच्छा कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ इसमें एनर्जी लगती है, कहाँ निकलती है, तो पूरे एक एक स्टेप को आपको ध्यान में रखना है ना। और अगर आप कैलकुलेशन यहाँ रखोगे कि क्या लग रहा है, क्या बन रहा है, फिर वापस क्या लग रहा है, क्या बन रहा है, तो फटाक से आपको सारी कैलकुलेशन दिमाग में आ जाएगी। ये पूरा प्रक्रम देखना बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये तो अभी इतना सा ध्यान रखो आप तो कि ये पद है बस, है ना। अब देखो अपन एक एक पद की बात करते हैं। यस, तो देखिएगा सबसे पहले अपन लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, तो देखिए बेटा, कॉमन पाथ जो सामान्य पथ है कि यूजुअली कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो पहला पेज है आपका ग्लाइकोलाइसिस। यस बेटा, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। सबसे पहले अपन कहते हैं बेटा कि जो टर्म ग्लाइकोलाइसिस है ना बेटा, तो आप ध्यान दें कि टर्म ग्लाइकोलाइसिस की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई थी, ग्रीक शब्दों से हुई थी। यस बेटा, तो देखिए कि ग्रीक वर्ड क्या थे, मैं आपको बताऊं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट कि देखो बेटा, ग्लाइकोज था, ग्लाइकोज, और ग्लाइकोज का मीन क्या होता है, शुगर, शर्करा, और जैसे शर्करा में मुख्यतः ग्लूकोज, तो ग्लाइकोज शुगर शर्करा। और दूसरा आपका क्या वर्ड था, लाइसिस, तो लाइसिस का मीन क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग, मतलब विघटन। यानी आप जानते हैं कि शर्कराओं के विघटन के दौरान ये प्रथम फेज है। तो ग्लाइकोज मतलब शुगर शर्करा, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। बात आपकी समझ में आई बेटा। अब देखिए बेटा कि नेक्स्ट अपन जो लाइन लिखते हैं कि भाई स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम को, ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम को सर्वप्रथम जो 3 साइंटिस्ट थे, एम्डेन, मेयरहॉफ व पार्नास ने दी थी। यस बेटा, तो इन्होंने दी, तो आप क्या कहोगे, अतः इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं बेटा, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। यस बेटा, इसको आप क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे। देखो बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे आपके सामने। फिर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि देखो कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक तथा एनएरोबिक, यानी जो वायवीय श्वसन संपन्न करते हैं और अवायवीय श्वसन जो भी हैं, चाहे वो पहले आप लिख सकते हो एनारोबिक और एरोबिक, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक तथा एनएरोबिक अपन कहें बेटा, श्वसन में होने वाला समान चरण है। है ना बेटा, कॉमन, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक हो, अगर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस होगा। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं। फिर अपन कहेंगे बेटा कि एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो अवायवीय श्वसन दर्शाते हैं। यस बेटा, तो एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में या एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म के श्वसन में यह एकमात्र प्रक्रम है, मतलब इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ओनली ए सिंगल स्टेप इन रेस्पिरेशन, यानी उनके श्वसन में तो मात्र ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। बात को समझे। यस, इसलिए आप जानते हो बेटा, ये
भाई एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, दोनों में कॉमन है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये फंडामेंटल स्टेप है, आधारभूत स्टेप, फंडामेंटल स्टेप है। यस बेटा, क्लियर। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस के स्थल क्या हैं, साइट क्या हैं। तो साइट स्थल कहाँ संपन्न होता है, तो चाहे कोशिका प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट हो। यस बेटा, ये कहाँ संपन्न होगा, साइटोसोल, ये अपन कह देते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन अपन टर्म यूज करेंगे साइटोसोल। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो तरल भी होता है और ऑर्गेनेलिज, कोशिकांग भी होते हैं। तो साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेलिज, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेलिज, तो आपका बच गया क्या, तरल, जो साइटोसोल है। तो वहां ये संपन्न होता है साइटोसोल में। यस बेटा, क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि यह पृथ्वी के सभी सजीवों में, यानी सभी जीवित कोशिकाओं में अपन बोले सभी सजीवों में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो बेटा पृथ्वी के सभी सजीवों में उपस्थित होता है, क्योंकि पृथ्वी पर मान लो कि जब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया था तब सराउंडिंग एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, अपचाई था, ऑक्सीजन थी नहीं, तो उसने भी उपापचय के दौरान अवायवीय श्वसन प्रदर्शित किया, तो उस दौरान भी प्रेजेंट था, क्योंकि ये अवायवीय और वायवीय दोनों श्वसन में कॉमन स्टेप है, कॉमन फेज है, समान चरण है, और ये फंडामेंटल है, इसलिए पृथ्वी के सभी सजीवों में ये उपस्थित होता है। और एनारोबिक जो होते हैं, अवायवीय श्वसन करने वाले जो सजीव होते हैं, उनके श्वसन में तो ओनली ये सिंगल स्टेप है, एकमात्र स्टेप, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। बात को समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। फिर देखिए बेटा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने लिखूंगा, क्या, कि ग्लाइकोलाइसिस में न तो O2 लगती है, न तो O2 लगती है, यस बेटा, और न ही CO2 निकलती है। भाई देखो, न तो यहां O2 लगती है, यूटिलाइज होती है, और ना ही CO2 रिलीज होती है, और यहां आप जानते हो ऑक्सीजन के बिना ही ऑक्सीडेशन होता है। यस बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस में न तो O2 लगती है और न ही CO2 निकलती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन आपके सामने कहते हैं कि O2 का उपयोग नहीं, लेकिन यहां ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो O2 के उपयोग के बिना ही ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यस मेरे बेटा। फिर आप क्या कहेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से, पार्शियल ऑक्सीडेशन से, आंशिक ऑक्सीकरण से पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल के 2 अणु निर्मित होते हैं। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है, तो आंशिक ऑक्सीकरण होता है वहां पर। ऑक्सीजन के बिना उपयोग के देखना ऑक्सीडेशन होगा, कहां होगा वो अपन बहुत अच्छे से सिद्ध करेंगे। यस बेटा। फिर ध्यान दीजिएगा कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, इस दौरान 10 एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, मतलब एंजाइम से नियंत्रित 10 अभिक्रियाएं होती हैं, जो एक रेखीय श्रृंखला में, वो चेन रिएक्शन होती है, रेखीय श्रृंखला में पूर्ण होती हैं। तो आप क्या समझ सकते हो कि भाई ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एंजाइम नियंत्रित
अभिक्रियाएं होती हैं, यस बेटा, जो रेखीय श्रृंखला, लीनियर चेन, रेखीय श्रृंखला के रूप में संपन्न होती हैं। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई बेटा कि देखो ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन है ना, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, कि विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन, 10 अभिक्रियाओं की एक चेन श्रृंखला होती है। बात को समझे, यानी रेखीय श्रृंखला, बात समझ रहे बेटा, जो भी अपन सारा वहां पर प्रदर्शित करेंगे। यस बेटा, और आप समझ रहे हो बेटा कि देखो ग्लाइकोलाइसिस, आप जानते हैं बेटा कि श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्रथम पद है, ये भी बातें अपन करते हैं। अच्छा सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बेटा। ग्लाइकोलाइसिस में आपको मैंने बताया कि भी ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, तो फाइनली आप जानते हैं कि 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। अच्छा सुने कि अपन तो खाना खाते हैं स्टार्च के रूप में, तो पाचन करके ग्लूकोज बना लेते हैं, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, लेकिन वो तुरंत सुक्रोज में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सुक्रोज, या फिर वो स्टोरेज किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। तो पादपों में ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज कहाँ से आएगा, कहाँ से व्युत्पन्न होगा ग्लूकोज, तो आप जानते हो कि जो सुक्रोज है वो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है, समझ गए। तो स्टार्च या सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज या फ्रक्टोज, तो वो लाइन भी आपकी हो गई, बहुत अच्छी लाइन है। यस बेटा, तो ये सारी बातें आपकी होती है। फिर आप जानते हैं कि प्लांट में भी वही ग्लूकोज से स्टार्ट आपका होगा ग्लाइकोलाइसिस, और 10 रिएक्शंस होगी। बात को समझ रहे हैं, ये सारी बात होगी। अब देखिएगा बेटा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि शुरुआती अवस्था में इसको एक्टिवेट करने के लिए, ग्लूकोज का सक्रियण करने के लिए एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। तो आप जानते हैं, आपको याद रखना कि किन स्टेप में एटीपी लगती है, यानी यूटिलाइजेशन होता है, और बाद में एटीपी निर्मित भी होती है, सिंथेसिस भी होती है। बात को समझ रहे हैं। तो देखिए कि अपन यहां लिखते हैं कि आरंभ में या आरंभ के 2 स्टेप्स में एटीपी का उपयोग होता है। उस दौरान क्या है, ऊष्मा अवशोषी है ना भी, क्योंकि आरंभ में एक्टिवेशन के लिए 2 एटीपी का क्या होता है, उपयोग होता है। तो उस दौरान आप क्या कह सकते हो, ऊर्जा अवशोषी, ऊष्मा अवशोषी, या फिर क्या कह सकते हो बेटा, ऊर्जा अवशोषी। यस बेटा, और यानी किसके लिए एटीपी का उपयोग होता है, एक्टिवेशन के लिए, सक्रियण के लिए, है ना बेटा, ताकि वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाए। तो फॉस्फोराइलेटेड शुगर जल्दी से आप जानते हैं विघटन में जाती है, तो ये आपका हो गया। फिर बाद में जैसे अपन बात करा कि जो 7-10 स्टेप होती है, तो बाद में एटीपी का संश्लेषण होता है। यस बेटा, तो ये तो जानते यूटिलाइजेशन है, और उसके बाद में क्या होता है, संश्लेषण। तो फिर वो आप जानते हैं कि ऊर्जा उत्सर्जी, वो स्टेप्स आपकी होंगी ऊर्जा उत्सर्जी। बात को समझ रहे हैं बेटा, ये आपकी सारी बातें आपकी होती है। फिर देखिएगा बेटा कि देखो कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रथम क्रियाधार है वो मुख्य रूप से ग्लूकोज, मैंने बताया ना प्लांट के अंदर अगर सुक्रोज है तो इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम में प्रथम क्रियाधार ग्लूकोज होता है। जैसे मान लो कि प्लांट में प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बन के तुरंत आप जानते हो कि फाइनल या जो प्रोडक्ट होता है उनका यानी सुक्रोज में चेंज हो गया, तो सुक्रोज
या स्टार्च, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज से जानते हो कि वो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में चेंज हो जाते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम पाथवे शो करते हैं। जैसे ग्लूकोज शुरू में एक्टिवेशन होता है, एटीपी यूज होकर तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, फिर आप जानते हो आइसोमेरेज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो जाएगा। तो वो तो चाहे ग्लूकोज एंटर करे चाहे फ्रक्टोज करे, सेम मेटाबॉलिज्म आपकी चलती है। यस बेटा, तो ये सारी प्रोसेसेस अपन ने कही। और आप जानते हो बेटा इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि देखो ग्लाइकोलाइसिस में जो 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, यानी एंजाइम के नियंत्रण में जो चेन रिएक्शन होगी, है ना बेटा, तो इसमें आप ध्यान देना कि कहाँ तो एटीपी यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, उपभोग हो रही है, और कहाँ एटीपी संश्लेषित हो रही है, रिलीज हो रही है। समझे? और बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है कि इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कौन सा एक ऐसा स्टेप आएगा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कौन सा एक ऐसा स्टेप आएगा जब क्रियाधार का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो फिर वहां पर NAD उसको ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन को मैं बता दूंगा, और वो NADH2 में चेंज होगा, तो वहां ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण। तो एक ऑक्सीकरण की स्टेप होगी, ये आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है। और स्टेप में आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या तो आ रहा है और क्या जा रहा है, या फिर उपभोग किसका हुआ और प्रोडक्ट के रूप में क्या बने अंत के अंदर। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो देखिए अपन इसको अब स्टेप्स में अपन देखते हैं, यानी एक एक स्टेप को अपन देखते हैं कौन सा एंजाइम यूज होता है और किस एंजाइम के नियंत्रण में वो प्रोसेस होता है, और फिर पूरा फाइनल इसका सारा अपन रिजल्ट निकालते हैं। तो देखिएगा, हाँ तो बेटा आप देखिएगा स्टेप्स, यानी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो अपने क्या बात कही थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि भाई देखो जो ग्लाइकोलाइसिस है, अपन ने क्या कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो इंपॉर्टेंट आपने बात की थी, ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन, यानी ग्लाइकोलाइसिस ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन, यानी 10 अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो आप जानते हो विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में होती है। और फाइनली जब ग्लूकोज का उपभोग होता है तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से पायरुविक एसिड निर्मित होता है, यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में। बात को समझे? यस बेटा, तो आप समझ रहे बेटा कि अब देखिए कि ये जो 10 अभिक्रियाएं हैं रेखीय श्रृंखला के रूप में कैसे आपकी संपन्न होती हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन ने क्या कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रथम पद है वो ग्लूकोज से प्रारंभ होगा। भाई आपने कहा था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है, वो तुरंत सुक्रोज जो उनका फाइनल प्रोडक्ट है, और बाद में आप जानते हो कि स्टोरेज हो तो स्टार्च के रूप में, लेकिन वो होगा तो आपने क्या कहा था कि इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप सेम उपापचयी पथ आपके स्टेप्स दर्शाते हैं, ये आपको लग जाएगा। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर बेटा जो स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर अपन लेते हैं ग्लूकोज। सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या लेते हैं बेटा, ग्लूकोज। और आपको अच्छे से पता है कि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड शुगर है और 6 कार्बनयुक्त हेक्सोज शुगर है। तो ग्लूकोज 6 कार्बनयुक्त ग्लूकोज का यानी एक मॉलिक्यूल आपने लिया, ये एक मॉलिक्यूल सही। आपने क्या कहा था बेटा कि आरंभ की अवस्थाओं में इनिशियल स्टेजेस में पहले एटीपी का उपयोग होगा, यूटिलाइजेशन होगा एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का जब तक फास्फोरिलीकरण नहीं होगा, ये फास्फोर रिलेटेड शुगर नहीं बनेगी, तब तक आगे विखंडन संभव नहीं है। यस बेटा, तो देखो इनिशियल स्टेप में एक्टिवेशन के लिए तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि बेटा देखो एक एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होगा भाई, हेक्सोकाइनेज। ये लो जी हेक्सोकाइनेज। और इस हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेशन के लिए कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन वो इसके एक्टिवेशन के लिए होता है। यस, ये जो हेक्सोकाइनेज है बेटा किस श्रेणी का एंजाइम है, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज का मीन क्या होता है, एंजाइम की कैटेगरी आती है कि ये आप जानते हैं कि क्रियाधार से जब कोई जुड़ता है तो उसके ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है क्रियाधार पे।
यस, तो ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो देखिएगा यहाँ फर्स्ट स्टेप में एटीपी यूज होती है। तो एटीपी यूज होती है तो आप समझ सकते हो कि एटीपी किस में कन्वर्ट होती है, एडीपी में। यस, तो यहाँ ये ट्रांसफरेज यानी हेक्सोकाइनेज क्या कराता है, इस एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज पे ट्रांसफर कर देता है। समझ गए? तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा आपका, ग्लूकोज। ग्लूकोज मैं यहां शुरू से लिखूंगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यस, और ये भी अभी तक 6 कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है। सही, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो ये आपकी फर्स्ट अभिक्रिया हो गई, यानी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। यस, अब देखिएगा नेक्स्ट में बात करता हूं कि जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बेटा आप समझ सकते हो कि यहां पर आइसोमेरेज, बस कुछ भी नहीं, आइसोमेरेज एक एंजाइम होगा। तो आइसोमेरेज समावेता में परिवर्तन करेगा, और वो तो आपको कहा था कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज सेम पाथवे करते हैं, क्योंकि बस आइसोमेरेज की प्रेजेंस में ये देखो ये आपका बन गया क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये आप समझ सकते हो कि सेकंड अभिक्रिया होगी आपकी। यस, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी ये 6 कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल अभी तक। सही, अब ध्यान दीजिए बेटा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब यहां पर फिर आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा इसमें एटीपी यूज होगा। यस बेटा, और यहां जो एंजाइम काम करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आपका होगा पीएफके। पीएफके यानी फोस्फोफ्रक्टो काइनेज। फोस्फोफ्रक्टो काइनेज, यस बेटा, पीएफके ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होगा। इस पूरी प्रक्रम पे जो नियंत्रण होगा उसी का होगा, रेट लिमिटिंग में बताऊंगा आगे आपको। यस बेटा, पीएफके फोस्फोफ्रक्टो काइनेज। और यहां पर फिर आप जानते हैं कि एक एटीपी का यूज होगा, यानी उपभोग होगा इनिशियल फेजेज में। तो एटीपी एडीपी देखो यूज हो रहा है ना। तो आपके पास में क्या फॉर्म हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, यहां डाइफोस्फेट भी बोल सकता है या 1,6 बिसफोस्फेट। यस बेटा, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, यहां तक आप समझ सकते हैं कि 6 कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है। अब देखो ये आपका हो गया थर्ड स्टेप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप आपका हो गया। यस बेटा, अब देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम यहां पे आएगा, और वो एंजाइम आप समझ रहे हैं बेटा कि इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट को ब्रेक करेगा 3-3 कार्बन के सुगर्स में या इंटरमीडिएट में। तो यहां पे आपका जो एंजाइम होगा वो क्या होगा बेटा, एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम होगा, एल्डोलेज। यस बेटा, और आप समझ सकते हैं कि देखिएगा एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये किस किस में ब्रेक होगा, तो 3PGL, और आप समझ सकते हैं बेटा कि DHAP। तो 3PGL और DHAP, तो देखो बेटा क्या है ये तो आपका क्या है बेटा, ग्लिसरेल्डिहाइड, थ्री फोस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट। यस, 3PGL। यस, और ये आपका क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन
फोस्फेट। यस बेटा, और आप समझ सकते हैं कि 6 कार्बन से ये 3-3 कार्बन के आपके मॉलिक्यूल बन गए, है ना। तो ये स्टेप आपका हो गया 4। और देखिएगा कि यहां ऐसे दिमाग लगा लो बेटा कि ये 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, तो एल्डोलेज की प्रेजेंस में 3 PGL 3 कार्बन का और DHAP, तो चाहे इसके 2 मॉलिक्यूल मान लो, लेकिन अब रिएक्शन पहले 3 PGL ब्रेक होगा, तो 3 कार्बन का तो ये यहाँ रहता है और 3 का इसमें कन्वर्ट हो जाता है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। जब ये इसका पूरा विघटन हो जाएगा, इसका विघटन संपन्न हो जाएगा, तो फिर ये वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा 3 PGL में, और आगे आपका प्रोसेस चलेगा। तो दिमाग लगाना कि इसके बाद रिएक्शन, हर रिएक्शन 2 बार चलेगी, और इसके बाद चाहे आपका इसके आगे का ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे फिर पायरुविक एसिड बन जाए, तो फिर लिंक रिएक्शन होगी। जब पायरुविक एसिटाइल को एंजाइम में चेंज होगा तो भी लिंक रिएक्शन ग्लूकोज के संदर्भ में 2 बार चलेगी। फिर एसिटाइल को एंजाइम से क्रेब्स चक्कर चलेगा तो ग्लूकोज के संदर्भ में कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। क्योंकि ये यहां बेटा कौन सा एंजाइम होता है, यहां देखिए यहां आपका एंजाइम होता है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज तो एक ही बात है, जैसे अपन यहां ग्लूकोज से 6 फास्फेट से फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट किया, या फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट किया, तो मैंने सीधा यहाँ फ्रक्टोज 6 से, आप जानते हैं 2 बार एटी पहले फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट और फिर फ्रक्टोज डाइफास्फेट कर सकते थे भाई, सेम ही तो पाथवे होगा ना। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 PGL और DHAP एक ही बात है, इसलिए कि पहले इसका ब्रेकडाउन हो जाए, फिर वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? यस, तो ये बात आपकी हो गई। यस, ये लो 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल, है ना। तो पहले ये मॉलिक्यूल चला जाएगा ब्रेकडाउन में, फिर वो इसमें आ जाएगा, तो ग्लूकोज के रेफरेंस में, ग्लूकोज के संदर्भ में अब 2 बार चलेगी। यस बेटा, अब देखिए आपके पास में आ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये आपका 5वां स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है बेटा? 5वां, है ना ये। यस, अब देखिए कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ना, ये H3PO4 यूज करके आप जानते हैं कि 1,3 डाई-PGL मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो स्टेप यहाँ नहीं शो करते हैं 10 रिएक्शन में। सीधा अपन बात करते हैं। अब देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से अब जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या होगी बेटा? तो देखिएगा अब जो आपकी रिएक्शन होगी वो बेटा ये होगी कि अब आपका सीधा आपके पास में बनेगा 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, या इसको अपन बोल दें 1,3 बाई-PGA, 1,3 बाई-PGA। यस बेटा, और ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जो 6 स्टेप है, क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन जो होता है, क्रियाधार यहां पर हाइड्रोजन निकालेगा और NAD एक्सेप्ट करेगा, तो यहां जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण, वो 6ठी स्टेप में होगा। आपको एनसीईआरटी ने कह रखा है कि आपको ध्यान रखना है कि किन स्टेप्स में ATP यूज हो रही है, तो फर्स्ट और थर्ड में ATP यूज हो रही है। किस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 6ठी स्टेप में देखना भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? तो यहां देखिएगा 6 स्टेप, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी 1,3 बाई-PGA, है ना। तो इस दौरान देखिए बेटा क्या प्रोसेस होती है कि इस दौरान आप समझ सकते हैं कि NAD का तो अपचयन होता है और क्रियाधार का क्या होता है? ऑक्सीकरण, क्योंकि क्रियाधार यहां पर क्या देता है? हाइड्रोजन, तो NADH प्लस H+ में कन्वर्ट होता है। यस, और आपने क्या कहा कि इसके बाद रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, है ना बेटा। इसके बाद रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो जब ये 2 बार चलेगी तो फिर आप जानते हो 2 NAD+ से 2 NADH2। अच्छा,
ये मैंने पहले भी बता दिया, आपको समझा दूं बेटा कि श्वसन के दौरान जब किसी क्रियाधार का ऑक्सीकरण होता है तो उससे हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए आपका होता है NAD+। अच्छा, NAD क्या होता है? ये बेटा को एंजाइम फर्स्ट है, को एंजाइम फर्स्ट। और ये जानते हो कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान यूनिवर्सल कैटाबोलिक H2 एक्सेप्टर, यानी कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान सार्वभौमिक H2 ग्राही है। अच्छा, किसी क्रियाधार से इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो क्रियाधार से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, और ग्रहण कौन करता है? NAD। तो 2 NAD, एक बार में 2 हाइड्रोजन, तो NADH+H+। तो आप जानते हो इसके बाद रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 NADH2 आपके फॉर्म हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। अब आपका हो गया 1,3 बाई PGA, 1,3 बाई PGA। और ये आपकी 6 स्टेप थी जहां पर क्या संपन्न हो गया बताओ? ऑक्सीडेशन। और ध्यान देना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सॉरी, क्रियाधार का ऑक्सीडेशन हुआ है, और अपचयन किसका हुआ है? NAD का अपचयन हुआ है। तो यहां पे आपका क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। और यहां एंजाइम कौन सा होता है? डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये लो जी। अब देखिए बेटा जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप दिमाग लगाइए कि 1,3 बाई PG आपके पास में हो गया, यानी 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जो अगला स्टेप है उसमें आपका क्या होगा? है ना बेटा, जो आपका 7 स्टेप है। तो 7 स्टेप में आप जानते हो कि भी जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी 3 PGA में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसका मतलब 1 और 3 कार्बन पे फॉस्फेट था, अब ओनली कितने कार्बन पे? 3 कार्बन पे, 3rd कार्बन पे ओनली। इसका मतलब एक फॉस्फेट जाएगा यहां से। तो आप समझ सकते हैं कि जब यहां फॉस्फेट जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, तो यहां जैसे ही बेटा ये 7 स्टेप होगी आपकी, है ना, 7 स्टेप, और यहां जैसे आप जानते हो कि फॉस्फेट जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहां अब क्या बन जाएगा? ATP फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ADP से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ATP। ADP से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ATP। बात को समझ रहे हैं? और यहां अपन ऐसे कह देंगे कि रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 बार आपकी रिएक्शन चलेगी, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 2 ATP से 2 ATP। और ये यदि किसी क्रियाधार का फॉस्फेट ही ADP को डायरेक्ट मिलता है तो अपन आगे इसको सिद्ध करेंगे कि ये आपकी होती है SLP। SLP क्या होती है? SLP में आगे शो कर दूंगा, सही। और यहां जो एंजाइम आपका होता है वो आपका होता है बेटा ट्रांस फोस्फोराइलेज होता है। तो आपके सामने क्या बन गया? 3 PGA। यस। अब नेक्स्ट 3 PGA से क्या बनता है मैं आपको बताता हूं बेटा। तो कुछ नहीं, केवल फॉस्फेट की स्थिति में बदलाव होगा, और फॉस्फेट की स्थिति में बदलाव होगा तो 3 PGA से 2 PG, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके 2nd कार्बन पे आपका फॉस्फेट होगा, है ना। ये भी 3 कार्बन युक्त है, ये भी अभी तक 3 कार्बन युक्त है, समझ रहे हो। तो बेटा आप जानते हैं कि यहां जो एंजाइम आपका होगा वो होगा म्यूटेज। क्या होगा? म्यूटेज। और वो केवल फॉस्फेट की स्थिति में बदलाव कर देगा। तो 3 PG से क्या हो गया? 2 PG। यस, ये आपकी हो गई जो है 8 स्टेप हो गई, 8 स्टेप। अब आप जानते हो कि 2 PGA से फिर आपका आगे जो कन्वर्जन होगा
वो आपका बनेगा बेटा 2PGA से आपका बनेगा पैप। तो पैप क्या होता है? फोस्फो इनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट बन गया पैप। यस, तो आप जानते हैं बेटा कि जब 2PGA से पैप बना तो वहां पर एक एंजाइम यूज हुआ, इनोलेज। इनोलेज के सक्रियण के लिए मैग्नीशियम आयन या फिर K+ आयन प्रयुक्त होते हैं, और यहाँ निर्जलीकरण भी हुआ, H2 रिलीज हुआ, निर्जलीकरण। ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो फोस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। यस बेटा, ये स्टेप आपका हो गया क्या? 9वां स्टेप, है ना बेटा। और आपको हर जगह आप जानते हैं कि देखो वही 2 से मल्टीप्लाई करना है कि एक बार में 3PGA 2PGA में, तो फिर ये कन्वर्ट होगा तो 2 बार चलेगा ना आपका, तो 3PGA 2PGA, फिर आपका हो गया पैप। ये भी 3 कार्बन युक्त है। और अब आपका लास्ट स्टेप होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके दौरान आप समझ सकते हैं कि फास्फोइनोल पायरुवेट, यानी अभी तक इस पर फास्फेट ग्रुप है। तो लास्ट स्टेप बेटा आपका होगा जिसमें आप जानते हैं कि भाई पैप फास्फोइनोल पायरुवेट किस में चेंज हो जाएगा? पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, जो भी 3 कार्बन का है। अच्छा, इस दौरान आप समझ सकते हैं कि वही प्रोसेस कि भाई यहां पर भी ADP किस में कन्वर्ट हो रहा है? ATP में, मतलब ATP फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही रिएक्शन 2 बार चलेगी, 2 ADP में। तो यहां पर भी आप जानते हैं कि 2 SLP। यस बेटा, और ये भी 2 SLP। यस, और तुम्हें अच्छे से पता है कि यहां पर जो एंजाइम आपका होगा वो आपका होगा पायरुविक एसिड काइनेज, जिसको मैग्नीशियम आयन उत्प्रेरित करेगा, और ये आपका हो गया पायरुविक एसिड। यस बेटा, तो रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई तो 2 मॉलिक्यूल बन गए आपके। पायरुविक एसिड के कितने अणु बन गए? 2 अणु। तो एक 6 कार्बन हेक्सो शर्करा, 6 कार्बन के एक मॉलिक्यूल से आंशिक ऑक्सीकरण होकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ना तो आप जानते हैं कि O2 लगी ना CO2 निकली, इसलिए कार्बन का तो लॉस हुआ ही नहीं ना। 6 है तो यहाँ पर 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। केवल पार्सली ऑक्सीडेशन हुआ, 6ठी स्टेप पे आंशिक ऑक्सीकरण हुआ, तो वहां एक बार में 2 हाइड्रोजन गए, तो 2 बार में कितने गए? 4। इसलिए फिर इस पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा? C3H4O3। अब दिमाग लगाओ, तुम अगर C3H4O3 को डबल करते हो 2, तो दिमाग लगाओ क्या आता है? C6 आ जाता है, H8 और O6। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। H यहाँ 12 होना चाहिए था, कितना रह गया? 8। इसका मतलब 2NAD से 2NADH2 हो गया ना ऑक्सीकरण। यस, अब देखो मैं सारी बातें आपको समझाता हूं। ये बात हो गई, फाइनल ये प्रोसेस होगी, सारे एंजाइम मैंने आपको बता दिए। अब सुनना, इसमें आपको पता है कौन कौन सी रिएक्शन फर्स्ट देख लो। मैंने हर जगह देखो 2 एरो लगा रखी है, यानी रिवर्सिबल, लेकिन रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन थर्ड और रिएक्शन 10, जो ये आपकी 10वीं अभिक्रिया है, यस, ये आप जानते हो इरिवर्सिबल है। क्या है? इरिवर्सिबल। तो आप क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप कहेंगे कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 3 पद, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान तीन पद ई रिवर्सिबल, यानी बेटा अनुत्क्रमणीय होते हैं। इरिवर्सिबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 10। यस बेटा, तो ये 1, 3, 10 जो इरिवर्सिबल होते हैं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि ये ग्लाइकोलाइसिस की नियमन में, रेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस
के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। समझे बेटा? नोट करते जाएं ताकि सारी बातें आपके समझ में आती जाए। ये लाइन आपके समझ में आई? यस। अब देखो मैं आगे और भी बातें कर लेता हूं। यस बेटा। और क्या क्या बातें कर लेता हूं कि देखो शुरू के 2 स्टेप में 1 और 3 में एटीपी यूज हो रही है तो ये ऊर्जा अवशोषी होगी। सही। तो आपको कहा गया एनसीईआरटी में याद रखो कौन से स्टेप में ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, तो 1 और 3 में। यस। और 7 और 10 में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वहां क्रियाधार ही डायरेक्ट एडीपी को फॉस्फेट दे रहा है, तो उसको आप कहते हो एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। वो मैं बताऊंगा आपको। सही। और कौन से स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, आंशिक ऑक्सीकरण हो रहा है, तो 6ठे स्टेप में क्रियाधार से हाइड्रोजन निकल रहे हैं और एनएडी ले रहा है, तो NADH2 में चेंज हो रहा है, तो आपका 6ठा स्टेप क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यस। और बस वो आंशिक ऑक्सीकरण ही होता है, बाकी इसमें ना तो O2 लगती है ना CO2 निकलती है। यस बेटा, बात आपके समझ में है ना सारी? क्लियर। और अब देखिएगा मैं आगे इसकी और बातें करता हूं, आगे आपको सारी बातें समझा देता हूं कि बेटा इसके अंदर देखिए कि जो स्टेप आपकी होती है, जैसे फर्स्ट स्टेप में एटीपी का उपयोग ग्लूकोज के सक्रियण के लिए, ये बात आपकी हो गई। फिर देखिएगा मैं आपके सामने कहता हूं कि यहां पर जो हेक्सोकाइनेज है, पहली स्टेप ही कैसे रेगुलेटरी है, तो पहले स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है बताओ? हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम फीडबैक एलोस्टेरिक एंजाइम है, फीडबैक एलोस्टेरिक एंजाइम है। बात को समझ रहे हैं आप? फीडबैक एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब क्या है, या फिर अपन कहें कि जो हेक्सोकाइनेज है वो फीडबैक एलोस्टेरिक संदमन दर्शाता है। संदमन दर्शाता है। कैसे दर्शाता है भाई? फीडबैक एलोस्टेरिक संदमन क्या होता है कि देखो बेटा, अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट की सांद्रता कोशिका में एक स्तर से ज्यादा हो जाए, ग्लूकोज 6 फास्फेट की सांद्रता कोशिका में एक स्तर से ज्यादा हो जाए, तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट स्वयं ही हेक्सोकाइनेज पर जुड़ता है, जिससे एंजाइम की सक्रिय स्थल की संरचना में बदलाव आ जाता है और एंजाइम संदमित हो जाता है। अब जब तक कोशिका को जरूरत नहीं रहती है वो संदमित ही रहता है, और जैसे ही जरूरत होती है तो फिर वो आप जानते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम है, तो हेक्सोकाइनेज से वो ग्लूकोज 6 फास्फेट हट जाता है और प्रोसेस चालू हो जाती है। तो पहली एक तो होगी नियंत्रण की, होगा ना नियंत्रण की पहली, ठीक है, यानी हेक्सोकाइनेज एंजाइम फीडबैक एलोस्टेरिक संदमन दर्शाता है, इसलिए नियंत्रण हो गया। क्या होता है कि कोशिका में एक स्तर से ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाए, तो वो आप जानते हैं कि उस हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है, उस एंजाइम से ही वो जुड़ जाता है। यस बेटा। और एंजाइम से जुड़कर उसको संदमित कर देता है। समझ रहे हो? तो फिर आप जानते हैं जब तक वो लेवल नहीं कम नहीं होता तब तक उसको संदमन में रखता है। क्लियर है? ये तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं आपको अगला पॉइंट समझाता हूं। यहां पर आपको जो थर्ड स्टेप में जो एंजाइम आपको मिला वो आपका क्या है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो थर्ड स्टेप में भी एटीपी का उपयोग हुआ ना, और थर्ड स्टेप में एटीपी का उपयोग हुआ, एटीपी का उपयोग। और थर्ड स्टेप का जो एंजाइम था वो आपका था PFK, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इस एंजाइम को भी अपन क्या कहते हैं बेटा? रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को नियंत्रण करने वाला एंजाइम है, नियमनकारी एंजाइम है, रेट लिमिटिंग एंजाइम। और इसको अपन पेस मेकर भी कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। जैसे अपना पेस मेकर होता है ना, वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस का पेस मेकर भी कहते हैं।
क्या करता है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज? जानते हो कि जब ये भी पीएफके में भी एलोस्टेरिक संदमन का गुण उपस्थित होता है। पीएफके में भी क्या होता है, आप एंजाइम में समझोगे ये सारी बातें कि एलोस्टेरिक संदमन क्या होता है। एलोस्टेरिक संदमन क्या होता है बेटा कि किसी अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो उत्पाद ही उस एंजाइम का संदमन करके अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करता है। तो ध्यान दीजिए कि ये भी एलोस्टेरिक संदमन दर्शाता है। क्या हो जाता है मैं आपको बताऊं कि बेटा जब पीएफ के उच्च सांद्रता है ना, आप जानते हैं कि पीएफ के उच्च एटीपी सांद्रता हो जाए, एटीपी की सांद्रता ज्यादा हो जाए तो एटीपी उससे जुड़ जाता है और एटीपी संदमित कर देता है उसको, पीएफके को क्या कर देता है, संदमित। अब जब तक कोशिका में रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो संदमित ही पड़ा रहेगा। अब रिक्वायरमेंट होगी तो एटीपी टूट के एडीपी या एएमपी में बदलेगी, तो फिर वो एडीपी या एएमपी मोनोफॉस्फेट उस पीएफके को वापस एक्टिवेट करेगा। यस बेटा, तो ये पीएफके भी रेट लिमिटिंग एंजाइम है। क्या बताओ, रेट लिमिटिंग एंजाइम। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम में क्या क्या किसका तो कंजप्शन हुआ और फाइनल आपके पास में बना क्या। यस बेटा, यानी ग्लाइकोलाइसिस पूरे प्रक्रम में मैं इसी से आपको समझा रहा हूं कि भाई किस किस का तो उपभोग हुआ। यस, और आपके सामने प्रोडक्शन किस बात का हुआ। यस बेटा, तो देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कंजप्शन। कंजप्शन का मीन क्या हो गया, उपभोग। तो उपभोग किसका हुआ, एक ग्लूकोज और शुरू में 2 एटीपी लग गए, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सही और 2 एटीपी, ये तो आपका हो गया कंजप्शन, उपभोग। यस बेटा, अब आउटकम मतलब प्रोडक्ट, यानी बेटा उत्पाद क्या बना इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो आपके सामने क्या उत्पाद बना जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई देखो, इस दौरान आपके पास में 3-3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, 2 तो पायरुविक अम्ल के अणु बने ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से। इस दौरान आप समझ सकते हो कि 4 एटीपी यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष, 2 SLP यहां, सॉरी 2 SLP यहां और 2 SLP यहां, तो उसको अपन बोल सकते हैं 4 SLP। ये भी समझा दूंगा SLP क्या होता है। और 2 NADH प्लस H प्लस, ये आपका NADH2 बन गए 2। ये तो बना ना आउटकम प्रोडक्ट, उत्पाद, समझ गए। अब सुनो बेटा देखो कि यहां पर ये एटीपी तो डायरेक्ट बन गई और ये जो NADH2 है ये तो आप जानते हो कि फिर साइटोप्लाज्म से, साइटोसोल से, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के सारे एंजाइम साइटोसोल में है, तो वहां से फिर जाएगा। अगर वायवीय शोषण होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाएंगे अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और आप समझ सकते हैं कि अगर वायवीय शोषण नहीं होगा, अवायवीय शोषण होगा, तो ये फर्मेंटेशन में ही प्रयुक्त हो जाएंगे, एटीपी नहीं बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फिर इस प्रकार आप जानते हैं कि ये SLP आपका हो गया। यस, अब आपको मैं समझाऊंगा कि भाई SLP क्या होता है, SLP क्या होता है इसके बारे में। यस, तो ध्यान दीजिएगा कि देखो कि ये जो NADH2 है ये तो ETS जब चलेगी तब जाकर आपको ATP देंगे, लेकिन बिना ETS के अगर कोई क्रियाधार अपना फास्फेट प्रोवाइड कर दे ADP को और डायरेक्ट ATP बन जाए प्रत्यक्ष, तो उसको आप कहते हो SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या कहते हो, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। समझ रहे हो ना, ये आपकी प्रोसेस होती है। क्लियर। और उसके बाद में आपके सामने यहां बात करूंगा कि देखो बेटा कि यहां शुद्ध लाभ कितना होता है। भाई ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको एटीपी का लाभ कितना होता है, तो ये तो कॉमन स्टेप है, चाहे अवायवीय शोषण हो चाहे वायवीय हो। तो आप समझ सकते हो कि अवायवीय में तो क्या होगा और वायवीय में क्या होगा। तो वो सारी बात मैं आपके सामने नेक्स्ट आपके सामने बात करूंगा। यस बेटा,
क्लियर। तो देखिएगा, मैं आपको परिभाषा आपके सामने लिख देता हूं। हाँ, तो देखिए बेटा कि SLP सबस्ट्रेट टेबल फास्फोराइलेशन क्या होता है कि भाई देखो, आधारी पदार्थ फास्फोरिलीकरण कि जब कोई क्रियाधार अपना फॉस्फेट ADP को प्रदान कर दे डायरेक्ट ही, तो उसको आप कहते हो SLP, यानी बिना प्रोटॉन प्रवणता के, बिना ETS के ही ATP प्रत्यक्ष ही बन जाए, क्रियाधार अपना फास्फेट ADP को दे दे, तो उसको आप कहते हो SLP। यस बेटा। और आप जानते हैं कि भी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान मैं आपको बता दूं कि दो एंजाइम थे वहां पर, एक आपका था ट्रांसफॉस्फोराइलेज जो आपका 7वां स्टेप था, और एक आपका था पायरुवेट एसिड काइनेज। इनकी प्रेजेंस में आप जानते हो कि वहां पर क्या हुई, SLP। यस बेटा, क्लियर है। तो देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस में ATP निर्माण, तो अवायवीय श्वसन में तो कुल ATP 2 + 2 यानी 4 SLP होगी, और आप जानते हो कि अवायवीय श्वसन में तो फिर ETS होगा नहीं, क्योंकि केवल ग्लाइकोलाइसिस एक ही प्रोसेस है, बाकी आगे फर्मेंटेशन होगा। तो वहां आप जानते हैं कुल ATP 2 + 2 यानी 4 SLP, लेकिन शुरू के अंदर 2 का तो उपयोग हो रहा है, तो नेट ATP लाभ यानी शुद्ध ATP लाभ, वहां पर शुद्ध ATP लाभ कितने का होगा, 2 का ही होगा। और वायवीय श्वसन में कुल ATP देखना 2 + 2 यानी 4 SLP हो गई, और जो 2 NADH2 रहे, तो देखो जब वायवीय श्वसन में ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में ETS के दौरान एक NADH2 3 ATP बनाने की क्षमता रखता है, 3 ATP बनाने की क्षमता रखता है। यस बेटा, यानी अगर वायवीय श्वसन अगर ETS होगी, चाहे जीवाणु मेजोसोम पे हो, तो एक NADH2 से 3 ATP बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ 2 है, तो 2 × 3 यानी कितनी, 6। अच्छा बेटा, ये जो NADH2 कहाँ बनता है, तो आपको भी पता है 6ठी स्टेप में। यस, 6ठी स्टेप में, जब 6 स्टेप में आपको पता है 3PGL है ना, यानी आपको पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है, वहां ऑक्सीकरण होता है 6ठी स्टेप में। तो आपको पता है कि वहां पर NAD ग्रहण करता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ का ग्राही, यानी 2 इलेक्ट्रॉन + 2 H+ का ग्राही कौन होता है, NAD+। तो फलस्वरूप आपके पास में क्या बनता है बेटा, NADH2, यानी NAD का अपचयन होता है NAD+ का। तो अपचयन होता है, तो वहां पर आपका क्या बनाता, NADH + H+, ये इसको बोल दो NADH2। तो रिएक्शन 2 बार चली थी, तो क्या बने थे, 2 NADH2। और NCERT में बेटा आपको अच्छे से लिख रखा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के लिए है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक बार में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन, तो इनके लिए आपको लिख रखा है ना, ये 2 हाइड्रोजन किसके तुल्य है, 2 रेडॉक्स तुल्यांक, 2 रेडॉक्स तुल्यांक। यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपकी हो गई 6 ATP, लेकिन ये बनेगी कहां पर, ETS में, पहले तो नहीं बनेगी। तो टोटल कितनी हो गई, मैं यहां लिख देता हूं वापस से, टोटल कितना हो गया बेटा, 10, लेकिन शुरू के अंदर 2 खर्च हो जाती है, तो बच गया कितना, 8। तो आपका शुद्ध लाभ कितने का होगा, 8 का। लेकिन चाहे कोई सा श्वसन हो, ग्लाइकोलाइसिस दौरान प्रत्यक्ष ग्लाइकोलाइसिस में बन जाए, आगे जाकर नहीं बने, तो आपको अगर पूछ लिया जाए प्रत्यक्ष शुद्ध लाभ हमेशा हमेशा कितने ATP का होगा बेटा, 2 ATP का। नेट या डायरेक्ट नेट गेन बिना ETS के यहीं पे, तो कितने का होगा, 2 का, जो आपके अवायवीय श्वसन में है। बोलो बेटा यस। तो पूछ लिया जाए कि वायवीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस से कुल ATP बनती है 10, शुद्ध लाभ होता 8, प्रत्येक शुद्ध लाभ होता है 2 का ही। यस बेटा। तो देखो यहीं तक। अब अपन बात करेंगे पायरुविक एसिड, एक महत्वपूर्ण केंद्रीय रसायन है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका भविष्य डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है सेल में, वायवीय श्वसन होगा तो आगे लिंक और क्रैब हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या हो सकता है, फर्मेंटेशन। अवायवीय श्वसन में क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन, किण्वन। यस बेटा। तो नेक्स्ट अब अपन लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, वो सारी बातें आपके सामने करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।